हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? गुड। बच्चों, आज हम लोग का जो टॉपिक है व्हाई डू यू फॉल इल के अंदर प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट और प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन और प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में कंपैरेटिव पढ़ाऊंगा बच्चों, ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन न रहे। अक्सर देखने में आया है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, कभी ये पूछता है तो ये लिख देते हैं, ये पूछता है तो ये लिख देते हैं। इसलिए मैंने आपको निर्णय लिया है कि आपको दोनों को कंपैरेटिव दोनों चीजें पढ़ाऊंगा। देखो, इसका साफ मैंने देख रहा है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन और ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। इसका मतलब जब बीमारी हो जाए तब आप कौन सा प्रिंसिपल लगाओगे उसके इलाज के लिए, कैसे उसका इलाज करोगे, कैसे उसका ट्रीटमेंट करोगे। और यहां पर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन में कौन से इस तरह से उपाय करोगे कि बीमारी ही ना हो, बीमारी की नौबत आवे ही नहीं, इसके लिए क्या उपाय आप करेंगे, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। और बीमारी हो जाने के बाद जो उपाय करेंगे दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। अब देखो, जैसे आपको बीमारी हो गई, कोई डॉक्टर के पास जाते हो आप, तो डॉक्टर सबसे पहले पूछता है क्या हुआ, क्या हुआ में आप क्या करते हो, सब कुछ अपने बारे में बताते हो। सारे पेट दुख रहा है सर, सिर दुख रहा है सर, आंखें जल रही हैं सर, बुखार है, पूरी बॉडी टूट रही है, हाई फीवर है, ये सब बातें आप बताते हो। ये जो आप बताते हो ये डिजीज नहीं है, दीज आर नॉट डिजीज, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डिजीज। ये एक तरह से वो लक्षण है जिसके बेस पे डॉक्टर रिकॉग्नाइज करता है, डॉक्टर पहचानता है कि बीमारी कौन सी है। मान लीजिए आपने बताया कि सर मेरे को वोमिटिंग हो रही है, मेरे को हेडेक हो रहा है, मेरे बॉडी पेन हो रही है, हाई फीवर है, शिवरिंग हो रही है, कंपन हो रहा है, तो डॉक्टर समझ लेता है कि इसको मलेरिया है, इसको मलेरिया है। तो देखो, दो तरह का इलाज करेगा वो। एक तो ये सिम्टम्स रिड्यूस करने के लिए इलाज करेगा ताकि आपको डॉक्टर के ऊपर विश्वास हो। एक ही गोली देगा, बोले शाम तक देखो आराम पड़ जाएगा, तो आप एक गोली खा लोगे तो उससे बॉडी का दुखना बंद हो जाएगा, सिर भारी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेन किलर दे दिया एक तरह से, आप सारे पेन खत्म। तो आपको लगा नहीं डॉक्टर साहब बहुत अच्छे, फिर बोलेगा डॉक्टर कल आना फिर से या परसों आना। 2 दिन आपको क्या दिया, केवल सिम्टम्स को रिड्यूस करने की दवाई दी और फीस लिया। और जब 2 दिन बाद जब जाओगे या 2 दिन की दवाई जब खत्म हो गई, वापस फिर से बुखार आ गया, फिर जाके बोलोगे डॉक्टर साहब फिर से तो बुखार आ गया, फिर फीस दिया आपने। अब इस बार क्या करेगा डॉक्टर, अब आपको असली दवाई देगा। कौन सी असली दवाई? जिसके कारण से मलेरिया हुआ है उस जर्म्स को मारने की दवाई देगा। और जब जर्म्स मर जाएगा तो जो है फिर से फीवर नहीं आएगा। बहुत से डॉक्टर, अच्छे जो डॉक्टर हैं, दोनों चीजें एक साथ में दे देते हैं। सिम्टम्स को रिड्यूस करने का भी ट्रीटमेंट दे देंगे और उस जर्म्स को मारने की भी दवा दे देंगे, ताकि आप एक बार दवाई ले लो 2 दिन 3 दिन का, तो उससे जर्म्स भी मर जाएंगे और सिम्टम्स भी कम हो जाएगा। तो ये दोनों बातें, 2 अलग अलग चीजें हो गई। और डॉक्टर कहेगा कि रेस्ट भी लेना, आराम करना, घूमना फिरना मत। तो ये जो 2 चीजें हैं जो आपको सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए हो रही हैं, वो तो हो गया जनरल प्रिंसिपल में आ जाएगा। और जो जर्म्स को मारने वाली दवाई है दैट इज द स्पेसिफिक प्रिंसिपल। तब देखते हैं इसका जनरल प्रिंसिपल क्या है। जनरल प्रिंसिपल, इसमें नंबर 1 डॉक्टर एडवाइस करता है, एडवाइस टू टेक रेस्ट। डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि आप आराम करो, ज्यादा घूमो फिरो मत। दूसरा क्या करता है, गिव्स मेडिसिन to reduce
सिम्टम्स, जो आपको लक्षण है, हेडेक है, फीवर है, ये कम करने की दवाई दे देगा। ये जनरल प्रिंसिपल में आ गई दो बातें। और स्पेसिफिक प्रिंसिपल क्या है? स्पेसिफिक प्रिंसिपल में गिव मेडिसिन टू किल माइक्रोब्स। जिस कीटाणु से, जिस जर्म्स के वजह से आपको बीमारी हुई है, उसको मारने की दवा दे देगा, तब बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक, बैक्टीरिया से है तो एंटीबैक्टीरियल दे देगा, वायरल है तो एंटीवायरल दे देगा, तो उससे आपका बीमारी ठीक हो जाएगी। ये दो बातें ध्यान रखना। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में दो प्रिंसिपल हो गए, जनरल प्रिंसिपल और स्पेसिफिक प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल में आपको डॉक्टर एडवाइस करेगा आराम लेने के लिए। दूसरा, मेडिसिन देगा किस लिए? सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। बुखार डाउन कर देगा, सिर का दुखना बंद हो जाएगा, बॉडी पेन कम हो जाएगी। और तीसरे नंबर पर जो ट्रीटमेंट देगा स्पेसिफिक प्रिंसिपल, वो मेडिसिन देगा किल द माइक्रोब्स, बीमारी वाले कीटाणु को मारने की दवा। ठीक। और प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन की बीमारी हो ही नहीं, ये भी दो भागों बांटना। नंबर 1 जनरल प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल में बच्चों सिंपल आप जानते हो, क्या ऐसा उपाय करें कि बीमारी हो नहीं? अपनी खुद की साफ सफाई, कॉलोनी की साफ सफाई रखो ताकि कीटाणु जर्म्स डेवलप ना हो। तो नंबर 1 पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन, खुद की और पड़ोस की साफ सफाई रखें। और क्या करें? टेक बैलेंस डाइट, डाइट बैलेंस्ड लें जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। सी, डू रेगुलर एक्सरसाइज, बराबर नियमित एक्सरसाइज लें, करें। और बी हैप्पी, खुशहाल रहें, प्रसन्नचित रहें, जिससे मन आपका शांत रहे। और क्या करें इसके लिए? हैव गुड रिलेशनशिप विथ नेबर एंड रिलेटिव, नेबर एंड रिलेटिव, पड़ोसियों से और अपने रिलेटिव से अच्छे रिलेशन रखो जिससे आपके मन में खुशहाली आए। और हैव ए गुड जॉब, अच्छी जॉब होगी तो प्रसन्नचित रहोगे। हैव अ गुड जॉब। इतनी चीजें जनरल प्रिंसिपल में, अगर ये चीजें रहेंगी तो बीमारियां अपने आप ही फटकेंगी नहीं। अब इसका स्पेसिफिक प्रिंसिपल क्या करें जिससे बीमारी ना हो? आजकल आपने सुना होगा कि जैसे माँ के पेट में बच्चा गर्भ में आता है तो डॉक्टर 3 महीने बाद 7वें महीने से बोलते हैं भाई इसको वैक्सीन देना पड़ेगा। टिटेनस का वैक्सीन देंगे, पैदा हो गया तो पोलियो का वैक्सीन देंगे, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन देंगे, ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन देंगे, सभी वैक्सीन दिया जाता है। तो वैक्सीन क्या करती है? पर्टिकुलर डिजीज के प्रति बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर देती है, तो बीमारी भविष्य में होती ही नहीं। जैसे हमारे देश में पहले पोलियो बहुत होता था, तो पूरे देश में जो है पोलियो का कैंपेन चलाया गया, सब जगह पोलियो के ड्रॉप पिलाए जाने लग गए। अब बच्चों को पोलियो नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं कि वैक्सीन क्या है, वैक्सीनेशन क्या है, और ये वैक्सीन कैसे हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है, सब बारे देखते हैं। जनरल प्रिंसिपल हो गया। अब मैं बताने जा रहा हूं इसका स्पेसिफिक प्रिंसिपल।
स्पेसिफिक प्रिंसिपल क्या है? दैट इज द वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का मतलब बच्चों इंजेक्टिंग वैक्सीन इन आवर बॉडी, या इंजेक्टिंग वैक्सीन इन द बॉडी टू फाइट या टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट। बच्चों ये वैक्सीनेशन से हम लोग जो है अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। तो वैक्सीनेशन की डिफाइन लिखें, इंजेक्टिंग वैक्सीन टू इंजेक्टिंग वैक्सीन इन द बॉडी, बॉडी के अंदर वैक्सीन को इंजेक्ट करना। अब वैक्सीन क्या भी बताता हूं मैं, किस लिए डेवलप करें, किस लिए इंजेक्ट करना? टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीज, कुछ बीमारियों के प्रति इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए बॉडी में वैक्सीन को एंटर करना कहलाता है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। इंजेक्टिंग वैक्सीन इन द बॉडी टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीजेज इज कॉल्ड वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन से मतलब है इम्यूनिटी को बढ़ाना। तो ये वैक्सीनेशन की डिफाइन हो गई कि बॉडी में हम लोग कुछ वैक्सीन डाल देंगे जिससे हमारी बॉडी जो है कुछ बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर डेवलप हो जाएगी, तो भविष्य में वो बीमारी होगी ही नहीं। तो ये स्पेसिफिक प्रिंसिपल में आ गया। अब वैक्सीन क्या है जरा इसको देखें आप, और कैसे ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, ये बात भी अपन करते हैं। रियल में बच्चों वैक्सीन क्या है जरा देखो। वैक्सीन वो जर्म्स हैं जिनसे बीमारी होती है। जैसे मान लो पोलियो की वैक्सीन है, तो पोलियो की वैक्सीन में पोलियो के वायरस ही है, लेकिन वो डेड हालत में है या इनएक्टिव हालत में है कि एकदम से उनसे बीमारी नहीं होगी। तो वैक्सीन की डिफाइन क्या हो गई? वैक्सीन डेड और इनएक्टिव जर्म्स या माइक्रोब्स कर लोगे तो अच्छा है। माइक्रोब्स के अंदर बीमारी करने वाले जर्म्स, माइक्रोब्स, डेड और इनएक्टिव माइक्रोब्स आर कॉल्ड वैक्सीन। उसी को हम क्या नाम देते हैं? वैक्सीन। ठीक। अब वैक्सीन से जो है हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है? इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है देखो जरा सुनो। जैसे ही हमारे बॉडी में पोलियो के वायरस को इंजेक्ट करेंगे, पोलियो के वायरस डेड हालत में है, इनएक्टिव है, उनसे पोलियो होगा नहीं, लेकिन उन पोलियो के वायरस को हमारी WBC आइडेंटिफाई करेंगी, पहचानेंगी कि इनको मारा कैसे जाए। तो उनको मारने के लिए पहचान करके उनको मारने वाले एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे और वो एंटीबॉडीज उनको किल करके खत्म कर देंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमारी बॉडी जो है सीख गई कि भविष्य में कभी इस तरह का वायरस आएंगे तो उनको आइडेंटिफाई करने में समय नहीं लगेगा, खटाखट उस तरह के एंटीबॉडी जो बना देंगी। और उस तरह के जब एंटीबॉडी जो बना देंगी तो ऑटोमेटिक जो है वो
एंटीबॉडी उनको पहले घुसते से एक दो ही वायरस घुसे रहेंगे तो फटाफट उनके ऊपर अटैक करके उनको मार देंगे। इस तरह से हमारी बॉडी सीख जाती है कि हाउ टू फाइट अगेंस्ट सर्टेन जर्म्स इफ दे एंटर इन अवर बॉडी इन फ्यूचर। तो इसको जरा लिख लो आप लोग, हाउ वैक्सीन डेवलप अवर इम्यूनिटी। वैक्सीन को क्या करता है? इन वैक्सीन देयर आर द डेड जर्म्स, our WBC identify to them and release the antibodies to kill them. In this way, our WBC get trained, प्रशिक्षित हो जाती है, get trained to kill such type of germs. If in future such type of germs enter in our body, they immediately release the antibodies and kill them. Thus they protect our body from certain disease. जरा इसको लिखो, हाउ। इसको अपन रब कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब आपको समझ में आ गया दोनों को, तो मैं जगह हो जाएगी तो लिख लूंगा। क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं, हाउ वैक्सीन डेवलप इम्यूनिटी। क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर, व्हेन वैक्सीन एंटर इन आवर बॉडी, वैक्सीन से मतलब डेड जर्म्स, डेड जर्म्स। Our WBC identify them and immediately releases specific antibodies to kill them. In this way, इसको हटा दो। In this way, our WBC learned, यानी ट्रेंड हो गए, ट्रेंड that if in future such a germs enter, then how to kill, जरा बच्चों देखो, when vaccine enter in our body, our WBC identify them and immediately release specific antibodies to kill them. In this way, our WBC learned, सीख जाती हैं, that if in future such a germs enter, then how to kill them. उनको कैसे मारा जाएगा फ्यूचर में, वो सीख जाती है। इस तरह से जो है वैक्सीन हमारे को फ्यूचर में बीमारियों से रक्षा करता है। क्लियर? तो बच्चों, ये हम लोगों ने बात कर लिया। इसमें कौन कौन सी वैक्सीन हम लोग कौन कौन सी बीमारियों के लिए देते हैं, जरा उनकी लिस्ट एक बना लो, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। वैक्सीन जो अवेलेबल हमारे लिए, एक तो BCG, इसका फुल फॉर्म जरूर लिखना बच्चों, आता कई बार। इसका फुल फॉर्म बेसिलस कैलमाइटी ग्यूरिन,
ये जो है बेसिलस कैलमाइटी ग्यूरिन, ये दिया जाता है किसमें? ट्यूबरकुलोसिस के लिए, फॉर ट्यूबरकुलोसिस, यानी टीबी के बीमारी के लिए, जिसमें लंग्स में इंफेक्शन होता है, उसके लिए वैक्सीन दिया जाता है ताकि टीबी की बीमारी कभी न हो। दूसरा वैक्सीन जो अवेलेबल हमारे पास में डीपीटी, डीपीटी इसका फुल फॉर्म जाने, डिप्थेरिया, डिप्थेरिया डिप्थेरिया पर्चुएसिस, पी से मतलब पर्चुएसिस, पर्चुएसिस, टिटेनस, ये जो है डिप्थेरिया से, पर्चुएसिस से और टिटेनस से, 3 बीमारियों से इसकी रक्षा करता है। डिप्थेरिया से मतलब हुपिंग कफ, ये डिप्थेरिया एक तरह के आदमी जो है खांसता है एकदम से, अंदर गहराई से जब खांसता है वो उसको हुपिंग कफ बोलते हैं उसमें, और पर्चुएसिस और जो टिटेनस, 3 बीमारियों से इसकी रक्षा करता है पर्चुएसिस का। और दूसरा जो है तीसरी जो है आपके कॉमन कोल्ड, सॉरी पोलियो, पोलियो का। और चौथा अवेलेबल हमारे पास स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। और जो हमारे पास में वैक्सीन अवेलेबल है दैट इज ए जॉइंडिस, किसके लिए? जॉइंडिस। यहां लिख लो स्मॉल पॉक्स चौथा, और 5वां जॉइंडिस, पीलिया। जॉइंडिस 3 तरह के होते हैं, जॉइंडिस ए, जॉइंडिस बी, जॉइंडिस सी। ए और बी तो सिंपल हैं, लेकिन सी एकदम से खतरनाक स्टेज है इसकी, इसमें लीवर पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, बचने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, इसलिए इसका टिटेनस इंजेक्शन वैक्सीन भी लेना चाहिए। तो बच्चों ये बात हो गई वैक्सीन के बारे में। अब छोटी सी बात रह गई हमारे पास में, 2 चीजें और रह गई, उनको समझ लेते हैं। ये जो आज का टॉपिक चल रहा बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आया हुआ ये सब है, इसलिए इनको अच्छे से तैयार करना है। बच्चों एक बात ये कर रहा था मैं, वाई एंटीबायोटिक इज नॉट इफेक्टिव इन द केस ऑफ वायरस। वाई एंटीबायोटिक नॉट इफेक्टिव in the case of वायरस। क्वेश्चन का मीनिंग समझो, अगर हमको वायरल फीवर है और हम एंटीबैक्टीरियल बीमारी ले रहे हैं, यानी एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबैक्टीरियल है, तो वो असर हमारे बॉडी में करेगा नहीं, बीमारी दूर नहीं होगी। इसका रीजन ये है कि अलग अलग जर्म्स का बॉडी बनाने का जो सिस्टम है, जो बॉडी किससे बनती है? केमिकल रिएक्शन से, बायोकेमिकल रिएक्शन से, उसको बायोकेमिकल पाथवे भी बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन शरीर में होती है, उसी से नई नई सेल बनती है और बॉडी बनती है। तो एंटीबायोटिक जो है क्या करती है? बैक्टीरिया के बॉडी को बनने से रोकती है। बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, पूरा न्यूक्लियस बन जाएगा, लेकिन जैसे ही सेल वॉल बनना चालू होगा, ये जो दवाई है, कौन सी दवाई? एंटीबायोटिक, ये जो है उसकी सेल वॉल बनने से रोक देगा, इसलिए नए बैक्टीरिया बन नहीं पाते हैं, तो बीमारी हमारी धीरे 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 ठीक हो जाती है।
और जो बैक्टीरिया पहले से हैं हमारी जो है WBC उनको मार डालती है, तो हम लोग ठीक हो जाते हैं। अब जो है वायरस के जो बायोकेमिकल पाथवे है वो बैक्टीरिया से अलग है, उनकी बॉडी बनने का केमिकल रिएक्शन अलग है, इसलिए एंटीबायोटिक वहां काम नहीं करती है। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग जरा इसको। एंड वाई एंटीबायोटिक नॉट इफेक्टिव इन द केस ऑफ वायरस? आंसर, बायोकेमिकल pathway of virus and bacteria are different। जो बायोकेमिकल पाथवे का मतलब उनकी बॉडी बनाने वाली केमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल पाथवे का मीनिंग लिख दूं क्या? केमिकल रिएक्शन फॉर मेकिंग बॉडी। देखिए अब ऐसे समझो, बायोकेमिकल पाथवे यानी केमिकल रिएक्शन फॉर मेकिंग बॉडी। किसकी बॉडी? बैक्टीरिया की या वायरस की। ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया आर डिफरेंट, दोनों के अलग अलग है, ठीक। एंटीबायोटिक स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के ही सेल वॉल को बनने से रोकेगा। एंटीबायोटिक स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया बट कैन नॉट स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल ऑफ वायरस। वायरस के सेल वॉल को बनने से वो रोकेगा नहीं। सो एंटीबायोटिक इज नॉट इफेक्टिव इन द केस ऑफ वायरस। वायरस जो है, वायरस का मेडिसिन बनाना ज्यादा डिफिकल्ट है बच्चों। इसके ऊपर भी क्वेश्चन लिख लो, आता है एग्जाम में। क्वेश्चन ये है, why antivirus medicine making why antiviral medicine is difficult? Question, making antiviral medicine is difficult. Why? क्वेश्चन का मीनिंग समझें कि बोल रहा है मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन इज डिफिकल्ट। वाई? एंटीवायरल मेडिसिन बनाना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? बच्चों क्या होता है, जो वायरस होते हैं, जैसे हमारी बॉडी की जो सेल है, जिस मैकेनिज्म को वो यूज करती है अपने को सेल से सेल बनाने में, सेम ये हमारे बॉडी में जो वायरस एंटर करता है तो हमारे बॉडी का मैकेनिज्म यूज कर लेता है अपनी बॉडी बनाने में। तब कोई भी दवाई दोगे तो बहुत डर रहता है कि वो दवाई वायरस को क्या मारेगी, हमारे सेल को भी मारने लग सकती है। इसलिए इसकी दवाई बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ऐसी दवाई संभाल के बनाते हैं एंटीवायरल को, जिससे वो हमारे शरीर को नुकसान न करे। इसका आंसर लिख देते हैं अपन, ऊपर लेता हूं मैं यहां पे, इसको रब कर दो। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन इज डिफिकल्ट। वाई? आंसर यहां लिखा हूं मैं, बिकॉज viruses
use our body mechanism for their multiplication. अपना मल्टीप्लिकेशन यानी अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या करते हैं, हमारे सेल का मैकेनिज्म यूज करते हैं, इसलिए उनकी दवाई बनाना डिफिकल्ट है। तो ताकि उनकी दवाई हमारे बॉडी को मार न सके, हमारे सेल्स को मार न सके। तो बच्चों इतना भी आंसर लिख देंगे तो चलेगा। बिकॉज वायरसेस यूज अवर बॉडी मैकेनिज्म फॉर देयर मल्टीप्लिकेशन, सो मेकिंग antiviral medicine is difficult. So making antiviral medicine is डिफिकल्ट। बच्चों लास्ट एक बात से जरा सी रह गई है, आपके बुक में बॉक्स में दी हुई है पीछे की तरफ, वो है ये कि पेप्टिक अल्सर की बात हुई है। पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक का मतलब था पेट, अल्सर मतलब छाले, पेट के छाले। अब हमारे बॉडी में पेट के छाले कैसे पड़ते हैं जरा देखो। बच्चों को तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब ह्यूमन बीइंग या आदमी या औरत 30 से 40 ईयर का जब हो जाता है तो उनके बॉडी में बोलते हैं ना, पेट में एसिडिटी हो गई है, कच्ची डकार आ रही है, उल्टी जैसा मन हो रहा है, पेट दुख रहा है। तो बच्चों वो शुरू में तो वो हाइपर एसिडिटी होती है, और जो एसिड बॉडी के अंदर होता है वो एसिड पेट की आंतों में यानी पेट की दीवारों में छाले बना देता है। एसिड जो है पेट की दीवारों को जला देता है, उसी को हम बोलते हैं अल्सर, छाले बन जाना। अल्सर मतलब छाले, ब्लिस्टर, ब्लिस्टर मतलब छाले। तो अभी तक हम लोग ये सोचते थे कि ये जो ब्लिस्टर बनते हैं, पेट में एसिडिटी होती है, छाले जो होते हैं, हमारा खान पान सही ना होने से, मिर्च मसाला ज्यादा खाते हैं, बाहर की चटपटी चीजें ज्यादा खाते हैं, उससे पेट में एसिडिटी होती है, ऐसा डॉक्टर्स का या हम लोगों का कहना था। लेकिन 2 साइंटिस्ट ऐसे हुए, वारेन एंड मार्शल, उन्होंने प्रूव किया कि नहीं, हमारे पेट के जो निचला हिस्सा है, स्टमक का निचला हिस्सा, जिसको जहां से जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, उस जगह पे एक बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी वायरस बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। उस एसिडिटी की वजह से हम लोगों के बॉडी में अल्सर, पेप्टिक अल्सर डेवलप होता है। उनके इस आविष्कार के वजह से उनको 2005 में नोबेल प्राइज मिला था। तो मैं लिख देता हूं थोड़ी सी बातें। पेप्टिक अल्सर मीन्स ब्लिस्टर, ब्लिस्टर से मतलब छाले, इन द stomach are caused by bacteria Helicobacter pylori. Blister in the wall of stomach are caused by Helicobacter pylori, not by स्पाइसी फूड, न कि मसालेदार फूड को खाने से, जैसा कि लोग सोचते थे। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट वॉरेन and Marshall
For this, they got Nobel Prize in 2005। बहुत पहले की बात थी, 15 साल पहले ही इनको नोबेल प्राइज मिला। ब्लिस्टर इन द वॉल ऑफ स्टमक आर काज्ड बाय बैक्टीरिया, नाम क्या बैक्टीरिया का? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, नॉट बाय स्पाइसी फूड। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट वॉरेन एंड मार्शल। फॉर दिस दे गॉट नोबेल प्राइज इन 2005। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। और इसके साथ में आपका जो ये चैप्टर है, अच्छा एक बात और बतानी थी थोड़ा सा। ये कंप्लीट हो गया लगभग, हम लोगों का चैप्टर लगभग पूरा हो गया है, कुछ बच नहीं रहा है। हाँ ये हो गया, पेप्टिक अल्सर हो ही गया, तो ये कंप्लीट हो गया आपका टॉपिक। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।